ये कहानी है कविता की। कविता अपने कॉलेज की टॉपर थी। बीएससी ज़ूलॉजी में उसने अपने कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे शहर भर में टॉप किया था। कविता पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ स्वभाव और आचरण की भी बहुत अच्छी थी। थोड़ी सी चंचल, नटखट, परंतु मन की बहुत साफ थी। साथ ही वह काफी सुघड़ और समझदार भी थी। अगर बात करें उसकी बाहरी खूबसूरती की, तो उसमें भी भगवान ने कोई कमी ना छोड़ी थी। अच्छी कदकाठी के साथ साथ उसके नाक नक्श भी बहुत प्यारे थे। बड़ी बड़ी झील सी आंखें, लंबी सुई जैसी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, उस पर लंबे घने काले लहराते बाल जो उसके घुटनों तक आते थे। उसकी खूबसूरती में चार नहीं बल्कि आठ आठ चांद लगाते थे। बस कविता का रंग थोड़ा सांवला था, परंतु रंग सांवला होने के बावजूद उसके चेहरे में एक ऐसी कशिश थी कि जो उसे देखता देखता रह जाता। और स्वभाव भी कुछ ऐसा ही पाया था कविता ने कि एक दो बार बात करने पर ही सबको अपना बना लेती थी, सबका मन मोह लेती थी। कविता को आज कॉलेज पूरा किए 4 साल हो चुके हैं। 24 वर्षीय कविता के लिए इन 4 सालों में कई रिश्ते आए, मगर कुछ तो कविता के सांवले होने के कारण और कुछ तो दहेज ना दे पाने के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। या फिर यूं कहें कि सांवला रंग बस एक बहाना था, असल वजह तो दहेज ही थी। क्योंकि कविता के पिताजी एक क्लर्क थे और मां गृहिणी। हालांकि उसके माता पिताजी ने अपनी इकलौती बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं की थी। हमेशा उसको अच्छे से अच्छा खिलाया पहनाया और शिक्षा भी अच्छे स्कूल और कॉलेज से दिलवाई। दोनों माता पिता अपने लाडली बेटी को बहुत प्यार करते थे। यूं तो कविता के पिताजी ने अपनी प्यारी बेटी की शादी के लिए कुछ लाख रुपए जमा कर रखे थे, मगर जो भी रिश्ते वाले आते उन्हें अधिक से अधिक दहेज लेने की चाह होती। लड़के वालों की मांग इतनी अधिक होती जो कविता के पिताजी देने में सक्षम ना होते। पहले कुछ लड़के वालों की मांग दोपहिया वाहन तक सीमित थी। जैसे तैसे लोन लेकर कविता के पिताजी ने दोपहिया वाहन का भी इंतजाम किया, लेकिन अब लड़के वालों की मांग बढ़कर दोपहिया वाहन से चौपहिया वाहन तक पहुंच गई थी। आखिर वो कितना ही लोन लेते। जब लड़के वालों को लगता कि यहाँ अधिक दहेज नहीं मिलेगा, तो कविता की सांवली रंगत का बहाना बनाकर वापस लौट जाते। इसी तरह 4 साल बीत गए थे। अब कविता के माता पिता को उसकी शादी की बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी थी। अब तो कविता को भी लगने लगा था कि शायद उसकी शादी अब नहीं होगी। वह अपने घर वालों पर बोझ बन चुकी है। फिर कई दिनों बाद कविता के मौसा जी ने उसके लिए एक रिश्ता सुझाया। रिश्ता अच्छा था। बड़े अरसे बाद कविता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। कविता के मौसा जी लड़के वालों के साथ इतवार के दिन घर पधारे। लड़के के परिवार वालों ने कविता को देखा, उससे बात की और आखिरकार उन्हें कविता पसंद आ गई। कविता थोड़ी देर की बातचीत के बाद अपने कमरे में चली गई। उसे आज बहुत दिनों बाद अच्छा महसूस हो रहा था। कविता के पिता ने डरते डरते लड़के वालों से दहेज के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम भी एक बेटी के बाप हैं। हम आपकी व्यथा समझ सकते हैं। हमें कविता बहुत पसंद आई है। हमें अपने बेटे के लिए और अपने परिवार के लिए कविता जैसे ही सुघड़ समझदार बहू चाहिए। भाई, हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए। बाकी समाज को दिखाने के लिए आपसे जो बन पड़ेगा आप कर दीजिएगा। फिर लड़के के पिता ने कविता के पिता के हाथ थामते हुए कहा, भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। उनका यह जवाब सुनकर कविता के पिता की आंखें नम हो गई। मन ही मन में उन्हें लगने लगा कि हमारी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी। अब उनका मन संतुष्ट हो चुका था। फिर लड़के के पिता बोले, हमारा बेटा मयंक अगले सप्ताह विदेश से आ जाएगा और एक बार लड़का लड़की भी एक दूसरे से मिल लें और बात कर लें और एक दूसरे के विचारों को जान लें। फिर उसके बाद बिना देर किए हम शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। इतना कहकर लड़के वालों ने मयंक की तस्वीर देते हुए कविता के पिता से जाने की इजाजत मांगी। लड़के वालों ने जाने के बाद कविता के पिता के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी।
वो पड़ोसियों से जाकर अपनी खुशी जाहिर करने लगे। कविता अपने पिता को इतना खुश बहुत दिनों बाद देख रही थी। कविता अकेले कमरे में बैठकर बस अपने पिता की खुशी की दुआ मांग रही थी। तभी उसकी मां मयंक की तस्वीर लेकर आई और कविता से थोड़ी देर बात करने के बाद तस्वीर मेज पर रखते हुए कहा कि बेटा, एक बार लड़के की तस्वीर देख लेना। बड़ी नसीब वाली हो तुम जो उनका परिवार मिल रहा है। अब बस तुम्हारी शादी हो जाए, तभी तुम्हारे पिताजी की खुशी पूरी होगी। इतना कहकर कविता की मां कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखने के बाद कविता ने शर्माते शर्माते लिफाफे से मयंक की तस्वीर को बाहर निकाला। तस्वीर देखते ही कविता के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। तस्वीर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने फौरन अपनी मां को आवाज लगाई। उसकी मां ने सोचा कि शायद कविता को वो लड़का पसंद आ गया है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आई उन्होंने देखा कि वह फूट फूट कर रो रही थी। माँ के पूछने पर उसने कहा कि माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। कविता की माँ ने कहा कि बेटा, आखिर तुम इस तरह रो क्यों रही हो, और तुम्हें मयंक जैसे अच्छे लड़के से शादी करने में आखिर परेशानी ही क्या है। लड़के में कोई कमी भी तो नहीं है, दिखने में भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है और परिवार भी अच्छा है, तो फिर तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है। कविता बिना कुछ बोले बस रोए ही जा रही थी। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। फिर कविता की माँ उसे समझाते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, देख बेटा, तेरे पिता के चेहरे पर आज इतनी अरसे बाद खुशी दिखी है। इतने समय बाद कोई अच्छा रिश्ता तेरे लिए भेजा है भगवान ने। पता नहीं तू क्यों शादी से मना कर रही है। बेटा, अब सब तेरे हाथ में है। अगर ये शादी नहीं हुई तो तेरे पिताजी बिल्कुल टूट जाएंगे। माँ की बातें सुनकर कविता ने अपने आंसू पोंछे और अपने मन की बात दिल में ही दबाकर शादी के लिए हाँ कह दी। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं बताया। बेचारी कविता अब ऐसी दुविधा में पड़ चुकी थी कि ना ही वो शादी करना चाहती थी और ना वो मना कर सकती थी। कविता बड़ी असमंजस्य में पड़ गई थी। रात में भी वो बस बिस्तर पर करवटें ही बदलती रही थी। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला कि कैसे इस शादी से मना करे जिससे कि रिश्ता भी टूट जाए और उसके माता पिता के दिल को ठेस भी ना पहुंचे, परंतु उसे कोई समाधान नहीं सूझा। आंखों ही आंखों में सोचते हुए रात बीत गई। जब कविता को कोई उपाय समझ नहीं आया तो उसने सोचा कि अब कोई नहीं बल्कि उसकी मदद सिर्फ मयंक ही कर सकता है, और वह उस दिन के बाद मयंक के आने का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद मयंक विदेश से आ गया और उसके घर वालों ने कविता से मिलने को कहा, परंतु कविता और मयंक पहले भी कई बार फोन पर बात कर चुके थे। जब मयंक ने कविता को बताया कि वह नेक्स्ट मंडे उससे मिलने उसके घर आ रहा है तो कविता बहुत ज्यादा परेशान हो उठी। उसने मयंक से कहा, मयंक, मेरी तुमसे एक विनती है, अगर तुम मान लो तो। मयंक, हाँ कविता बोलो, अगर मेरे बस में हुई तो जरूर मानूंगा। कविता, मयंक, मैं घर में मिलने से पहले एक बार तुमसे बाहर मिलना चाहती हूँ, अगर तुम्हें इसमें कोई ऐतराज ना हो तो। मयंक, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है कविता, हम पहले बाहर मिल लेते हैं। बोलो कहाँ मिलना है। कविता, कहीं भी जहाँ तुम्हें सही लगे, किसी पार्क, रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप में, कहीं भी। मयंक, ठीक है कविता, तो फिर कल 4 बजे हम मोती महल डीलक्स रेस्टोरेंट में मिलते हैं। कविता, ओके मयंक, एंड थैंक यू सो मच। मयंक ने भी मुस्कुरा कर कहा, मोस्ट वेलकम कविता। अगले दिन 4 बजे कविता मयंक से पहले ही पहुंच चुकी थी और मयंक को कैसे समझाएगी बस इस बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसने मयंक और उसके साथ एक लड़के को सामने से आते देखा। मयंक की नज़र जब कविता पर पड़ी तो उसको देखते ही पहचान गया। उसने उसके पास आकर कहा, अरे बहना, तुम यहाँ, और कैसी हो तुम? आज 4 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। इससे मिलो, ये राजीव है, मेरे भाई जैसा ही है। हम अमेरिका में एक ही जगह काम करते हैं। अच्छी बात है कि तुम मिल गई। दरअसल मैं यहाँ अपनी होने वाली पत्नी से मिलने आया हूँ। मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ। तुम भी साथ में रहोगी तो मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिलेगी।
बस थोड़ी ही देर में वो आती ही होगी। मयंक कविता को देखकर इतना एक्साइटेड हो गया कि बस बोले ही चले जा रहा था। और एक्साइटेड होता भी क्यों ना, आखिर वो पूरे 4 साल बाद कविता को जो देख रहा था। कविता भी बस मुस्कुरा कर उसकी बातों में बातें मिला रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक डर छुपा हुआ था, एक असहजता छुपी हुई थी। वह बातें तो कर रही थी, पर अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। तीनों वहां बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब कोई भी नहीं आया, तब कविता हिम्मत जुटाकर मयंक से बोली कि तुम जिस लड़की का इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूँ मयंक। ये सुनने के बाद मयंक के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई। वह हड़बड़ा उठा और बोला, क्या क्या वो तुम हो कविता, जिसको मेरे माँ बाप ने मेरी जीवन संगिनी के रूप में मेरे लिए चुना है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे मैंने कॉलेज के 3 साल बहन माना, जिसने मैंने राखी बंधवाई, उससे शादी कैसे हो सकती है? मयंक के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक मयंक ने फिर से कहा, नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं अभी माँ को कहकर इस रिश्ते के लिए मना कर दे रहा हूँ। फिर कविता ने मयंक को सारी बातें बताई और बोली कि अब मेरे घर वालों की खुशी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अब तो मयंक भी इस चक्रव्यूह में फंस चुका था। उसकी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सॉल्यूशन निकाला जाए इस प्रॉब्लम का। बहुत सोचने के बाद मयंक ने कहा, ठीक है, तुम घर जाओ और अभी किसी से कुछ नहीं कहने। तुम बस मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, तब तक मैं कुछ सोच कर बताता हूँ। हमें कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। मयंक रास्ते पर यही सोचता रहा कि आखिर अब करूं तो करूं क्या। रात के खाने के बाद मयंक चुपचाप बैठकर बस यही सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे सब खुश रहें। राजीव भी मयंक की स्थिति से परिचित था। उसने अपने दोस्त जैसे मुंह भोले भाई की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। राजीव के दिमाग के घोड़े भी दौड़ रहे थे कि क्या किया जाए कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तभी राजीव को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। वो सीधा मयंक के पास जाता है और मयंक के पास आकर धीमी आवाज में बोलता है कि वैसे तो मेरे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे अपने बेटे की ही तरह पाला है। कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, कभी भी मुझे अनाथ महसूस नहीं होने दिया। लेकिन अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक बात कहूँ? मयंक ने चिंता भरी आवाज में कहा। हाँ बोल। देख मयंक, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ, और जब से हम कविता से मिलकर आए हैं मैं भी बस यही सोच रहा था कि कैसे इस परेशानी का क्या हल निकाला जाए। तभी एक बहुत अच्छा उपाय मेरे दिमाग में आया, लेकिन ये तभी होगा जब तू राजी होगा। राजीव की बात सुनकर मयंक की आंखों में चमक आ गई। वह राजीव से बोला, बोल मेरे भाई, क्या है तेरा आइडिया? मैं अपना और कविता का पवित्र रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी राजीव मुंह नीचे करके कुछ शर्माते हुए बोला, मैं सोच रहा था कि अगर मैं कविता से शादी कर लूँ तो शायद सब ठीक हो सकता है। राजीव इतना कहकर शांत हो गया। राजीव की बात सुनकर तो जैसे मयंक के चेहरा खिल उठा और वह राजीव के पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह मेरे यार, क्या आइडिया है। अरे मैं यहाँ इतनी देर से परेशान बैठा हूँ और सोच रहा था कि क्या करूँ जो मुझे अपनी मुंह भोली बहन से शादी ना करनी पड़े। तूने तो ऐसा आइडिया दिया है, फिर तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। ऐसा करते हैं, मम्मी पापा को मैं सारी बातें बता देता हूँ और उनसे ये कह दूंगा कि वो कविता के घर वालों से कह दें कि उन्होंने गलती से तुम्हारी तस्वीर की जगह मेरी तस्वीर दे दी थी, जिससे उसके पिताजी को बुरा भी नहीं लगेगा और कविता की शादी भी हो जाएगी। मयंक ने फौरन अपने मम्मी पापा के पास जाकर सारी बातें बताई और उसकी मम्मी पापा ने भी हामी भरते हुए कहा, अगर कविता तुम्हारी मुंह भोली कॉलेज की बहन है तो अच्छा हुआ ये बात पहले ही हमें पता चल गई, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। और फिर राजीव भी तो हमारे बेटे जैसा नहीं बल्कि बेटा ही है। हमने कभी राजीव को मयंक से कम नहीं समझा, भगवान इस बात का साक्षी है।
कविता जैसी अच्छी संस्कारी लड़की चाहे मयंक की दुल्हन बनकर इस घर में आए या राजीव की, लेकिन बनेगी तो इस घर की बहू ही ना। बस हमें और क्या चाहिए। मयंक के माता पिता ने कविता के घर वालों से भी बात कर ली, राजीव और कविता के रिश्ते की। उनको लोगों को भी मयंक के बदले राजीव को अपना दामाद बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि राजीव भी मयंक की ही तरह बहुत अच्छा था। अब कविता भी बहुत खुश थी। उसकी परेशानी का हल जो निकल आया था। अगले महीने की 24 तारीख को कविता का विवाह है और आप सब भी आमंत्रित हैं, आइएगा जरूर। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।